हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का टॉपिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हमारी 3 क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आज हम नंबर 4 वाली क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रीय क्वांटम संख्या। क्लियर? ये चक्रीय क्वांटम संख्या। तो बच्चा आप ध्यान दो, ये हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी वो n से रिप्रेजेंट होती थी, जो एजीम्यूथल थी वो l से, जो मैग्नेटिक वो m से, और अब हमारी लास्ट वाली जो स्पिन आई वो s से। ये हमें शेल के बारे में बताता है, ये सब शेल के, ये ऑर्बिटल्स के, और इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि स्पिन करते रहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पिन। स्पिन मीन्स रोटेट करना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से पहले वाला क्लॉकवाइज और दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है? रोटेट करता है। इसमें पहले वाले की जो क्लॉकवाइज घूमता है उसके प्लस हाफ हो जाएगी वैल्यू, जो सेकंड वाला है एंटी क्लॉकवाइज करता है इसकी माइनस हाफ हो जाएगी। क्लियर? देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए आप, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते रहते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे तो घूमते रहते हैं, और ये अपनी एक्सिस पर भी, अपनी धुरी पर भी, एक्सिस पर भी क्या करते रहते हैं? रोटेट। एक तो हो गया ये पूरे में रोटेट करता है ऐसे पूरा, और एक अपनी जगह ऐसे घूमता है ना, अपनी जगह भी घूमना। और तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो इसी बात को बताता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह भी स्पिन करता है। और स्पिन कैसे करता है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सुई, घड़ी तो देखी होगी, क्लॉक देखी होगी, उसमें जो सुइयां है वो ऐसे ही तो क्लॉकवाइज घूमती है और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चा। तो बच्चा हमारा इसमें एक पॉइंट हो जाएगा, इसे यानी स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रीय क्वांटम नंबर को हम s या ms से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा, किसी एटम या परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस या नाभिक के चारों ओर मोशन या गति नहीं करता है। चारों ओर ही मोशन नहीं करता, वह अपनी एक्सिस यानी धुरी के चारों ओर भी मोशन करता है। एक इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस के अराउंड चारों ओर मोशन करने को स्पिन कहते हैं। ये हमने अभी समझी थी बात। जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे तो इलेक्ट्रॉन घूमता ही है, रोटेट करता ही है। ये अपनी एक्सिस पर भी करता है, धुरी पर भी। ये इधर यहाँ भी घूमता रहता है, ऐसे 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 घूमता है, यहाँ घूमते 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 पूरे में रोटेट करता है। क्लियर? और जो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस के अराउंड या चारों ओर मोशन या गति करने को स्पिन चक्रण कहा जाता है। क्लियर? ये 3 पॉइंट हैं, ये क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पिन की 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक पहली क्लॉकवाइज, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस हाफ। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर या न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही है, वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, ऐसे घूमता है। और जो एक्सिस पे घूमना जो है वो ही स्पिन क्वांटम नंबर होता है या कहलाता है। तो ये अपनी एक्सिस पे जो घूमता है, ये 2 तरीके से घूमता है, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, यहीं अपने एक्सिस पे जो घूमता है, ये चारों तरफ वाली बात नहीं हो रही, ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो इसमें दो तरीके से घूमता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको क्लॉकवाइज स्पिन में आप +½ लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में आप -½ लिखेंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्पिन के कारण उत्पन्न एंगुलर मोमेंटम को स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर जब स्पिन करता है तो उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जो स्पिन के कारण एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा S = h/2π√S+1। क्लियर बेटा? ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू +½ हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू -½ हो जाएगी। इसमें आपको ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो ये ऑर्बिटल है इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे रहते हैं, तो इसमें इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्लॉकवाइज वाले की +½ और इसकी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज वाले की -½ तो बच्चा आपको एक बात और बताना चाहेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, मोशन करता है, तो उससे उस मोशन के कारण एक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? एक फील्ड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये हमारी चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और हम टॉपिक पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। और रही आपके नोट्स की बात, तो बेटा यहाँ हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताई जा रही है, आप खुद बना सकते हैं। एक एक पॉइंट देख के अपने लिए, वो आप अपने हाथ से बनाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लिया। तो ये जो हमारा टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, तो ये क्या कहता है ये देखो। और हाँ बच्चा, ये तुमको तभी समझ आएगा पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जब आपने 4 क्वांटम नंबर्स अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अगर नहीं पढ़े तो पहले उनको पढ़ना, फिर यहाँ आना, क्योंकि ये फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक उसी के बारे में है, उसी के बारे में बात करता है, तो उसको आपको जरूर पढ़ना है। तो देखो पाउली ने क्या बताया था, किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की, पाउली ने किसी एटम में, आपको पता है कोई एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ये, तो उसने इन 2 इलेक्ट्रॉनों की जो कंपैरिजन की, किस चीज की? चारों क्वांटम नंबर्स की, चारों क्वांटम नंबर्स की, इसके लिए अलग इसके लिए अलग। तो चारों क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी है देखिए, एक तो हमारी n थी, L M S, ये प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये हमने पिछले वाले लेक्चर में कर लिया था कंप्लीट, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो उसने इन 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग निकाली और इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग। तो उसने क्या पाया, उसे क्या मिला, उसने बताया जो NLM है उनकी जो वैल्यूज हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, पर जो हमारा लास्ट वाला है स्पिन, इसके लिए इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो गई, डिफर कर गई, अलग अलग हुई। तो उसने इस रूल में यही बताया कि जो हमारी 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज है इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर हम निकालते हैं तो उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। मैक्सिमम 3 वैल्यू तो सेम हो, 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन 4th वाले की कभी भी सेम नहीं होगी। तो इस रूल में उसने बस इतना ही बताया था। क्लियर? तो बच्चा अब इधर देखो, और ये ही चीज यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन के लिए। तो उसने क्या बताया
किसी एक ही एटम या परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम या इक्वल नहीं होती। ये हिंदी में हो गया बेटा, ये इंग्लिश में है वो ही बात। नो टू इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर देयर फोर क्वांटम नंबर। क्लियर? तो ये आपको समझ आ गया होगा। बस क्या है, सिंपल बात है, किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता ही है, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन्होंने उस एटम में से दो इलेक्ट्रॉन उठाए, उन दो इलेक्ट्रॉनों की ये जो दो इलेक्ट्रॉन उठा लिए, इनकी जो क्वांटम नंबर्स है उन इसके लिए अलग वैल्यूज निकाली, उस क्वांटम नंबर के लिए इसकी अलग निकाली। तो जो पहली मैक्सिमम तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू तो दोनों की सेम आ गई, लेकिन जो लास्ट वाली है स्पिन वाली वो इन दोनों की अलग हो गई। क्लियर? ऐसी हाँ, किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी व पोजीशन बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती है, अर्थात इनकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती है। ये भी वही चीज है, इनके एनर्जी और पोजीशन सेम नहीं होगी, ये रहते एक ही जगह है। अब जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब रहते तो साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जो आदतें हैं या फिजिकली हो आप सेम हो, नहीं, कुछ चीजें सेम निकल आती है, लेकिन कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद, ऐसे इनका ये एक फैमिली में तो रहते हैं, लेकिन इसकी जो एनर्जी और पोजीशन है और इसकी और एनर्जी जो पोजीशन है वो दोनों की सेम नहीं है। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा यहाँ वही बात है, जो किसी एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर NLM की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन चौथी जो नंबर 4 की है S, उसकी वैल्यू ऑलवेज डिफर होगी, अलग हो जाएगी। वो हमने समझा था अभी। अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एक हीलियम, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s²। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट वाले के लिए जो हम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालेंगे चारों, NLMS, तो ये आपको पता ही है, ये जो है n की वैल्यू है ना, तो यह 1 हो जाएगा, n = 1। अगर n 1 है तो l हो जाएगा 0। हमने पढ़ा था ना, पूरी वो क्वांटम नंबर वाली पूरी वीडियो देखनी है, वो वाला लेक्चर पूरा तुम्हें अच्छे से देखना है, तब ये समझ में आएगा। मैं फिर से ये बात बोलूंगी। तो n = 1 है तो l = 0 हो जाएगा, तो l = 0 है तो m = 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसकी n की वैल्यू = 1, तो l की भी हो जाएगी 0 और m की भी 0। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये सेम है ना, इसमें n की वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, l के लिए भी सेम है, m के लिए भी सेम है। अब बात करें चौथी क्वांटम नंबर जो है स्पिन, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता ही है, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो -½ तो ये क्लॉकवाइज के लिए हम लिख लेंगे +½ और एंटी क्लॉक के लिए लिखेंगे -½ तो कर गई ना डिफर, हो गई ना डिफरेंट। तो यही पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा पावली ने कुछ कंक्लूजन्स दिए अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, कंक्लूजन दिए और इन्हें हिंदी में अनुप्रयोग और इन्हीं कंक्लूजन्स को एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस। अगर एग्जाम में ये आ जाए लिखा हुआ कंक्लूजन या ये आ जाए, उसके लिए आपने लिखने यही पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो इसमें उसने क्या बताया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल ऑर्बिट = 2n²। हमने पढ़ा था ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये शेल हैं, अगर इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक सेल में, तो वो हम इससे निकाल सकते हैं 2n² से। क्लियर बेटा? अब देखो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, तो बच्चा हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट,
या शेल इजकल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो बेटा ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले शेल, शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल और इस यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये हमारी जो सब शेल हैं, देखो ये जैसे न्यूक्लियस है, इसके ये शेल हैं। तो हमने शेल के जो सीरियल नंबर लिखे थे, क्या लिखे थे? 1 2 3 4। तो इन नंबर्स को हम शेल तो बोलते ही हैं, और इन शेल को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये यही पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। जो सेल का सीरियल नंबर होगा, जो सेल का सीरियल नंबर होगा उसे ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चा कहने का मतलब ये है, अगर आप शेल के अंदर सब शेल निकालेंगे, शेल के अंदर अगर आप सब शेल निकालेंगे, ये है हमें पता ही है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ये शेल, ये इसके सीरियल नंबर 1 2 3 4, इसको हम KLMN नाम दिए थे ना। इसी में ही सब शेल होती है, शेल में सब शेल होती है। और सब शेल में तो सब शेल में सब शेल निकालनी होती है, तो हम इन सीरियल नंबर से निकाल सकते हैं। जैसे 1 के लिए हम लिख देंगे 1S, 2 के लिए लिख देंगे 2S, 3 के लिख देंगे 3S। तो ऐसे करके हम इनकी क्या निकाल सकते हैं? सब शेल के अंदर हम सब शेल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चा इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर हमें किसी शेल के अंदर शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमें पता ही है, शुरू से हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ जो n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्यों क्वांटम? n नंबर। क्लियर? जो हमारा सेकंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोलता है मैक्सिमम MAX डॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब सेल में कितने हो सकते हैं? S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। क्लियर? इसको हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें भी हम क्लियर कर लेंगे अगर कोई डाउट है तो, ठीक है बच्चा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? तो बच्चा इसमें ये कहता है किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर अधिकतम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के? हमें मालूम है 2। ये स्पिन करते रहते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो मैक्सिमम जो नंबर है किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं मैक्सिमम, वो 2 होते हैं, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बच्चा आपके सामने ये टेबल है, इसको ध्यान से देखो। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, ये 4 क्वांटम नंबर्स के क्वांटम नंबर्स के नेम मैंने इसलिए लिखे हैं, जो पाउली का ऑस्किलेशन प्रिंसिपल है वो इसी पर बेस्ड है। जिसने क्वांटम नंबर्स पढ़ रखे होंगे उसे क्लियर हो जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ रखे होंगे उसको क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से बोलूंगी एक बार, आप वो क्वांटम नंबर्स पढ़ें तब इसको देखें, पाउली का ऑस्किलेशन प्रिंसिपल। तो इसमें हम देखते हैं पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जो पहली शेल है ये न्यूक्लियस है, हमने कितनी बार पढ़ा है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ ये पहली शेल, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसमें हमने n की वैल्यू में इसका हमने 1 नेम दिया था, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो हम यहाँ पे वही पहले वाली शेल की बात कर रहे हैं। तो n इक्वल टू 1 लिया है, तो पहली शेल की बात हो रही है। तो शेल में जो सब शेल है, इनमें जो सब शेल है तो वो 4 टाइप की होती है, S, P, D, F, है ना बच्चा? पहले भी पढ़ा था हमने। तो S की 0, P की 1, 2, 3। क्लियर? ये पहले हमने पढ़ा था। तो
तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमने पहले पढ़ लिया तो वो देख लो। तो अगर हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो पहली शेल है उसकी वैल्यू n बराबर 1, ये सीरियल नंबर है 1, तो पहली शेल की बात कर रहे हैं, तो n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 0, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू 0, यहाँ ये लिख रहा है 1s, तो पहली शेल में है तो इसका नाम हमने 1s रख दिया, सिंपल। तो s के लिए l की वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ही जब l की वैल्यू 0 होगी तो हमें पता ही है m की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 होगी। अब बात हम पहली शेल की कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर में हमें पता ही है जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये 2 है ना, पहले के लिए प्लस था, दूसरे के लिए माइनस था, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एसपीडीएफ, तो जो टोटल नंबर है सब शेल में, जो सब शेल है हमारी 4 एसपीडीएफ में, उसमें कितने हो जाएंगे 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं दूसरी शेल की, इस वाली शेल की। तो इसमें जब बात करते हैं, इसमें जो पहले यहाँ देखो l की वैल्यू 0, क्योंकि अगर 2 है, ये 2 शेल है, तो पहली ये 2s 2p, 2 शेल है तो sp होंगी ना, समझ को आ रहा है बच्चा। यहाँ 1 थी तो इसे हमने s माना था, यहाँ 2 हो गई तो एक s हो गया और p हो गया, 2 है ही हमारा, यहाँ 1, क्लियर, ये यहाँ लिखा। तो यहाँ जो पहले है तो l की वैल्यू s के लिए 0, l की वैल्यू s के लिए 0, क्योंकि दूसरी साइड की बात चल रही है तो 2s लिख लिया, और l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू 1, तो यहाँ l की वैल्यू 1 लिख ली और 2p। ऐसे ही यहाँ हमें पता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल टू प्लस l 0 माइनस l, क्लियर, ये वो यही है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ पहले क्वांटम नंबर्स पढ़ो तुम अच्छे से, फिर यहाँ आना। ये देखो यहाँ वही है, तो m, ये देखो तो m की वैल्यू l पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसकी भी 0 और इसकी 0, 1s 2s 1s, सॉरी ये वाला चल रहा है ना हमारा टेबल, l इक्वल टू 1, तो 2p, तो यहाँ चल रहा है हमारा, तो 0 जैसा ये है, ऊपर +1 नीचे -1, क्लियर। 2p की बात चल रही है तो इसका नाम 2px 2py 2pz। हमें पता है जो ऑर्बिटल्स है इसमें 3 होते हैं, क्लियर, जो दूसरी शेल होती है, तो इसमें पहला 2px, दूसरा 2pz, तीसरा 2py, इसमें 0 +1 -1, क्लियर। और यहाँ हमें पता ही है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे 1 2, इसके लिए +12, इसके लिए -8, ऐसे ही यहाँ इसके लिए +12, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये आएगा सिर्फ +12 -12, यहाँ पे +12 -12, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, क्लियर। अब हमारी बात आती है तीसरी शेल की, शेल नंबर 3। तो 3 शेल की बात करते हैं तो 3 शेल में आ जाएगा हमारा पहले में s sp, और तीसरी क्या होती है हमारी s p d, 3 तो हो गई, और ये 3s 3p 3d, यह हो जाएगा। अब l की वैल्यू इक्वल टू 0, 3s, s के लिए l की वैल्यू 0 ही है, क्योंकि यहाँ s है इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, और 3s क्योंकि 3 शेल की बात हो रही है। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ m की वैल्यू, सॉरी ये m है, m की वैल्यू हमें पता है l पर डिपेंड करती है, तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और 3s हमारा है ही, क्योंकि तीसरे वाली शेल की बात चल रही है। यहाँ +12 -12, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ 2, तो 2 आ गया। अब बात करते हैं p वाली की, 3 है ना s p d, तो 3 में तो l की वैल्यू 1, p के लिए l की वैल्यू 1, ठीक है, p के लिए सॉरी l के लिए p की वैल्यू 1, तो l इक्वल टू 1, p के लिए है तो 3p, क्योंकि तीसरी शेल की बात चल रही है,
और यहाँ हम इस वाले फॉर्मूले से प्लस एल 0 माइनस एल, तो प्लस 1 0 माइनस 1 है ना, तो प्लस 1 कर दिया माइनस 1 कर दिया, सिंपल। और 3 साइड की बात हो रही है, 3px 3py 3pz, क्लियर। और यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, तीनों के लिए, इसके लिए प्लस हाफ इसके लिए माइनस हाफ, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जो स्पिन कर रहे हैं, टोटल कितने हो गए 6। अब यहाँ जो डी अब डी वाली की बात करते हैं, तो डी वाली की बात करते हैं। इसके लिए जो डी है एल के लिए डी की वैल्यू 2 होगी, क्लियर। एल के लिए 2 होगी, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। 3 शेल की बात चल रही है, और एसपीडी 3 तीसरे वाली शेल ही तो है एसपीडी, तो यहाँ हमने ऐसे लिख लिया। और ये ऐसे होगा प्लस एल से माइनस एल, तो ये 3D है तो 0 है, प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि प्लस 2 है ना इनकी वैल्यू, तो प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2। और इनके लिए 3dxy 3dyz 3dzx ये इनकी वैल्यू है, तो इनके लिए प्लस हाफ, ये स्पिन क्वांटम नंबर तो हम सिंपली कर ही लेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 बार लिख लेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली में, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली में, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली में, तो ये 5 हो गए, तो 2 5 2 मल्टीप्लाई 5 तो 10 हो गए, क्लियर। तो अब हम देखते हैं जो सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, पहली जो शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो दूसरे वाली है, दूसरी शेल है, उसमें कितने रह सकते हैं 6 और 2, टोटल कितने रह सकते हैं 8, क्लियर। और जो हमारी ये वाली सब शेल है, लास्ट वाली जो शेल है, उसमें कितने रह सकते हैं 10 इसमें, 6 इसमें, 2 इसमें, 10 6 16 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएंगे 18, क्लियर। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना। जो समझ ना आए तो कमेंट कर देना कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, क्योंकि तुम यहाँ पढ़ने आए हो, टाइम वेस्ट नहीं करने आए हो, क्लियर। तो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन शेल हमने पढ़ा था। जो ये शेल है पहले वाली, इसको ये नाम तो दिए थे हमने 1 2 3 4 KLMN से भी डिनोट किया था, तो इसलिए हमने के शेल भी लिखा हुआ है n=1। तो इसको या तो हम इसका फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 2n², तो 2n² में रख लेंगे हम, तो 2 तो ये है ही n हमारी 1 है, तो यहाँ n 1 पुट कर देंगे, और स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 1, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 = 1 ही तो होगा, तो यहाँ 1 आ गया, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक तरीका तो ये है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो n=1 जो हमारी पहली शेल है सीरियल नंबर, तो उसमें सब शेल जो होगी वो हम शेल की सीरियल नंबर को ही सब शेल मान लेते हैं। ये 1 है ना, तो इसे हम सब शेल भी मान लेते हैं, शेल के सीरियल नंबर को हम सब शेल मान लिया, तो क्या हो गया 1s। तो आपको पता ही है SPDF, तो L के लिए S की वैल्यू 0 1 2 3, तो इसीलिए L की वैल्यू 0। तो L का हमें पता ही है, जो M की वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है, तो M की हो जाएगी 0, और S का हमें पता ही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा, या तो आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, जो सा मर्जी हो वैसा कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है बच्चा, अब आप स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चा बात करें, देखो फाइंड आउट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n=2। दूसरी शेल की बात चल रही है, तो दूसरी शेल की इस वाली की बात चल रही है। अगर इसमें हम सब शेल निकाले तो हमें पता ही है जो सीरियल नंबर है वो ही हमारी सब शेल है, तो ये हमारा 2s हो जाएगा, तो n=2, तो n=0, क्यों L के लिए S की वैल्यू 0, और जो M की वैल्यू है वो L पे डिपेंड करती है, तो L=0, ये हमें पता ही है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए प्लस हाफ, एक के लिए माइनस हाफ, ये तो 2s के लिए हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शेल है, एक S है, 2 शेल है ना, तो एक S होगी एक P होगी, तो 2s 2p, यही तो है,
है ना। तो अब 2p वाली की निकालेंगे, 2p शेल का निकालेंगे तो n इक्वल टू 2। तो जो हमारी p शेल है उसकी बात चल रही है ना, तो p शेल के लिए जो हमारी l की वैल्यू है वो 1 ही तो है, इधर देखो, इसीलिए हम 1 आया। और यहाँ जो s है, s के लिए l की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ 0 है। और यहाँ जो है p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 आया। अब m की वैल्यू, जब l की वैल्यू 1 है तो एक +1 और एक -1 क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था हमने, तो ये s हो जाएगा +1 0 -1। तो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो +- हाफ, +- हाफ, तो कितने हो गए? 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन बच्चा, अगर आपको ये पावली का कोऑर्डिनेशन सिद्धांत, एक्सप्रेशन प्रिंसिपल समझना है अच्छे से, तो आप क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद ही यहाँ आए। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आज के लिए इतना ही।